प्राचीन भारत का इतिहास ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो उन विचारों, उन खोजों और उन लोगों की कहानी है जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए आज हम समय की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे बिखरे हुए सुरागों से एक शानदार सभ्यता की पूरी तस्वीर बनती है। जरा सोचिए, आप एक जासूस हैं और आपके सामने कोई छोटा मोटा केस नहीं, बल्कि 5000 साल पुराना एक रहस्य है। कोई गवाह नहीं, कोई वीडियो फुटेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि आप सच तक पहुंचेंगे कैसे? असल में इतिहासकार भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो अतीत के ताले को खोलने के लिए किन चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उन स्रोतों से जो हमें अतीत की एक धुंधली सी झलक देते हैं। फिर हम भारत की पहली महान शहरी सभ्यता को देखेंगे। उसके बाद नए नए विचारों के जन्म को समझेंगे और आखिर में भारत के उस स्वर्ण युग तक पहुंचेंगे जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस ऐतिहासिक जासूसी का पहला कदम है सुरागों को पहचानना। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास एक बहुत बड़ी पहेली, एक जिगसॉ पजल जैसा है जिसे 4 अलग-अलग तरह के टुकड़ों को जोड़कर ही पूरा किया जा सकता है। आइए एक एक करके इन चारों चाबियों को देखते हैं। तो पहली चाबी है हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद और पुराण, जो हमें उस दौर के लोगों की सोच, उनके विश्वास और उनकी कहानियों के बारे में बताते हैं। दूसरी चाबी है विदेशी यात्रियों के लिखे हुए नोट्स जैसे मेगास्थनीज, जो एक बाहरी इंसान की नज़र से हमें उस समय का समाज दिखाते हैं। तीसरी और बहुत ज़रूरी चाबी है पुरातत्व, मतलब जमीन से निकले पुराने सिक्के, पत्थरों पर लिखे संदेश। ये हमें शासकों और उनकी नीतियों के बारे में ठोस सबूत देते हैं। और चौथी चाबी वो हैं प्राचीन स्मारक और कलाकृतियां, जो बिना कुछ कहे ही उस दौर की कला और संस्कृति की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि इतिहासकार सबूत कैसे इकट्ठा करते हैं, तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं भारत की पहली महान शहरी सभ्यता के पास। ये वो दौर था जब सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी कमाल की सभ्यता बसी जिसने आज के अर्बन प्लानर्स को भी हैरान कर दिया है। ये सोचने में भी अजीब लगता है ना कि आज से करीब 5000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में ग्रिड सिस्टम पर बनी सड़कें थीं, बड़े बड़े अनाज के गोदाम थे और तो और पब्लिक स्विमिंग पूल जैसे विशाल स्नानागार भी थे। ये लोग मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। लेकिन इनकी एक बात आज भी एक पहेली है, इनकी लिखावट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों को आज भी सोने नहीं देता। सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाने के बाद भारत की कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब बड़े बड़े शहरों की जगह एक ग्रामीण, देहाती समाज ले लेता है। ये वैदिक काल था, एक ऐसा युग जिसे हम इसके पवित्र भजनों और एक बिल्कुल नई सामाजिक व्यवस्था के लिए जानते हैं। इसी दौर में चातुर्वर्ण का विचार सामने आया। ऋग्वेद में जैसा बताया गया है, ये समाज को 4 वर्णों में बांटने का एक सिद्धांतिक तरीका था। मतलब ब्राह्मण जो पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय जो योद्धा और शासक थे, वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और शूद्र जो सेवा का काम करते थे। और ये बंटवारा जन्म पर नहीं बल्कि काम या व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का ये श्लोक हमें इन 4 वर्णों की पौराणिक कहानी बताता है। इसके मुताबिक ये चारों वर्ण आदि पुरुष यानी ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए थे। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। इस एक श्लोक ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को एक तरह का दैवीय आधार दे दिया था। खैर, समय आगे बढ़ता गया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते भारत एक जबरदस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। उस समय के जो 16 महाजनपद थे, यानी बड़े बड़े राज्य, वहां पुराने रीति रिवाजों पर खुलेआम सवाल उठाए जा रहे थे और कई नए दर्शन जन्म ले रहे थे। और इसी बौद्धिक मंथन से 2 महान धर्म निकले, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक तरफ गौतम बुद्ध थे जिन्होंने दुख से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया, मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना। वहीं दूसरी तरफ महावीर स्वामी थे जिन्होंने अहिंसा और कठोर तपस्या पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और एक दिलचस्प फर्क यह भी था कि जहां बौद्ध धर्म एक स्थायी आत्मा के विचार को नहीं मानता, वहीं जैन धर्म मानता है कि हर चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, सबके अंदर एक आत्मा होती है। देखिए,
बौद्ध धर्म को एक व्यवस्थित रूप देने में इन 4 संगीतियों यानी परिषदों का बहुत बड़ा हाथ था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग राजाओं जैसे अजातशत्रु से लेकर अशोक तक के संरक्षण में ये सभाएं हुईं। इन्हीं सभाओं में बौद्ध धर्म के ग्रंथों और नियमों को ठीक से संकलित किया गया, जिसकी वजह से ये धर्म सदियों तक बना रहा। और अब हम इतिहास के उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां पहली बार बिखरे हुए छोटे छोटे राज्य एक होकर एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा बने। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की, एक कहानी जिसमें राजनीतिक सूझबूझ है, जबरदस्त सैन्य शक्ति है और एक सम्राट के दिल बदलने की एक अविश्वसनीय गाथा भी है। ये टाइमलाइन हमें मौर्य वंश की पूरी कहानी एक नज़र में दिखाती है। शुरुआत हुई 322 ईसा पूर्व में, जब चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए और फिर 269 ईसा पूर्व में आए सम्राट अशोक। लेकिन इस राजवंश की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध के मैदान पर। ये तारीख 261 ईसा पूर्व, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये कलिंग युद्ध का साल है, एक इतना भयानक और क्रूर युद्ध जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली, बल्कि एक सम्राट के दिल और दिमाग को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग के मैदान में हुए विनाश ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने तलवार हमेशा के लिए रख दी और सैन्य विजय का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपना लिया, यानी नैतिक और आध्यात्मिक प्रसार का। उन्होंने पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाकर पूरे साम्राज्य में फैलाए, जो शांति, सहिष्णुता और अच्छे आचरण की बात करते थे। और ये संदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में फिर से छोटे छोटे राज्य बन गए, लेकिन फिर एक नए राजवंश का उदय हुआ जो भारत को एक ऐसे युग में ले गया जिसे अक्सर सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तरक्की का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये था गुप्त साम्राज्य। इस युग में समुद्रगुप्त जैसे महान विजेता हुए, जिन्हें उनकी सैन्य जीतों की वजह से भारत का नेपोलियन तक कहा जाता है। इसी दौर में महान कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिखे। और हाँ, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बना जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कला, विज्ञान और संस्कृति के शिखर का दौर था, जब गणित में शून्य जैसी खोजें हुई। तो हजारों सालों की इस लंबी यात्रा के बाद एक सवाल तो बनता है। सिंधु घाटी की एडवांस सिटी प्लानिंग से लेकर बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के संदेश तक और गुप्त काल के वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे शून्य तक, इन सभी प्राचीन विरासतों में से वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारी दुनिया पर सबसे गहरा असर डालती है? इस पर सोचिएगा जरूर।